नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी ब्लास्टर। स्टोरी ब्लास्टर में आज की कहानी यूपी के अमरोहा से है। कहानी शुरू करने से पहले मेरी सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि आने वाली कहानियाँ शीघ्र से शीघ्र आपको मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारे यहाँ पुलिस के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि पुलिस अपना काम सही से नहीं करती, और करती भी है तो बहुत सुस्त रफ्तार से करती है, जिसकी वजह से कई अपराधी कानून की गिरफ्त से बच जाते हैं। मगर वहीं दूसरी तरफ कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिसमें पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करती है। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही कहानी है, जिसमें ना तो कोई गवाह था, ना कोई सबूत। बावजूद इसके पुलिस ने जिस तरीके से इस केस को सिर्फ 3 दिन में सुलझाया, वो अपने आप में एक मिसाल था। कहानी उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की है। अमरोहा में एक गांव बावनखेड़ी है। इस गांव में एक परिवार रहता था, जिसके मुखिया थे मास्टर शौकत अली। मास्टर शौकत अली के साथ उनके परिवार में 7 सदस्य थे, जिसमें उनकी पत्नी, बड़ा बेटा अनीस, बहू अंजुम, इन दोनों का 11 महीने का बेटा अर्ज, इसके अलावा छोटा बेटा राशिद, इकलौती बेटी शबनम और एक भांजी राबिया भी उन्हीं के साथ रहती थी। कुल मिलाकर उस परिवार में टोटल 8 लोग थे। पूरा परिवार अच्छा खासा पढ़ा लिखा था और पैसे वाला भी था। मास्टर शौकत अली, जो कि एक सरकारी कॉलेज में लेक्चरर थे, उनका बड़ा बेटा अनीस जलंधर की एक कंपनी में इंजीनियर था। छोटा बेटा राशिद मेरठ से बीटेक कर रहा था और बेटी शबनम ने डबल एमए कर रखी थी और एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षा मित्र के रूप में पढ़ा रही थी। मतलब यह है कि परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और पूरे परिवार का बावनखेड़ी गांव में बहुत रुतबा था। मगर फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसका असर न सिर्फ परिवार पर हुआ, बल्कि पूरे बावनखेड़ी गांव की सोच ही बदल गई। 14 अप्रैल सन 2008 की रात लगभग 2:15 बजे के आसपास उस घर की पहली मंजिल की बालकनी से शबनम अचानक जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और रोना शुरू कर देती है। शबनम की आवाज़ सुनने के बाद जो उनके पड़ोसी होते हैं, वो सब दौड़कर उनके गेट के पास आ जाते हैं और उनके घर में जाने की कोशिश करते हैं। जब वो घर में जाने की कोशिश करते हैं तो दरवाज़ा अंदर से बंद था और शबनम जोर जोर से चिल्लाई जा रही थी और रोई जा रही थी। इसके बाद पड़ोसियों ने कहा, शबनम दरवाजा खोल दो। शबनम ऊपर से नीचे आई और उसने दरवाजे को खोलकर वापस ऊपर चली गई। पीछे पीछे पड़ोसी भी पहली मंजिल पर पहुंच गए। जैसे ही पड़ोसी ऊपर पहुंचे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां पर 7 लाशें पड़ी हुई थी और पूरे घर में खून ही बिखरा पड़ा था। शबनम के माँ बाप, दोनों भाई, भाभी, कुंवारी बहन, 11 महीने का बच्चा जो कि शबनम का भतीजा था, सभी की लाश उनके बिस्तर पर पड़ी हुई थी और शबनम उन लाशों के बगल में बैठकर बेहताशा रोई जा रही थी। इसके बाद जब लोगों ने शबनम से पूछा कि ये कैसे हुआ, तो उसने बताया, रात को चोर डाकू टाइप आदमी आए और सभी को मारकर चले गए। इसी दौरान एक पड़ोसी ने पुलिस को फोन लगा दिया और थोड़ी देर में हसनपुर थाने की पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो उन लाशों को देखकर उनके भी हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि वह मंजर कुछ ऐसा था कि 7 लाशें वहां पड़ी थी और 11 महीने के बच्चे को छोड़ दिया जाए तो सभी लाशों के गले धारदार हथियार से काटे गए थे। पुलिस ने वहां पहुंचकर सबसे पहले तो क्राइम सीन को सील किया और फिर अपने सीनियर्स को इसकी जानकारी दी। सुबह होते होते यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और शबनम के घर के अंदर और बाहर लोगों का तांता लग गया। जिसने भी घटना के बारे में सुना, वह अंदर तक कांप गया। जब उन्होंने परिवार की इकलौती बेटी शबनम को रोते बिलखता देखा तो उनकी आंखें भी नम हो गई। सभी के मन में शबनम के लिए हमदर्दी और पुलिस और प्रशासन के लिए गुस्सा पनपने लगा। जिस तरीके से एक घर के अंदर 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, उसे देखते हुए लोगों ने वहां की कानून व्यवस्था और पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों का गुस्सा देखते हुए
वहां के प्रशासन ने हसनपुर थाने के एसओ को तुरंत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया और इस केस को इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को दे दिया, जो कि अमरोहा पुलिस स्टेशन के एसएचओ थे। क्योंकि इनकी इमेज लोगों के बीच काफी अच्छी थी, इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता 15 अप्रैल सन 2008 को सुबह सुबह घटना वाली जगह पर पहुंच गए। उन्होंने जैसे ही उन लाशों के ऊपर पड़ी चादर को देखा तो उनके दिमाग में एक चीज खटकी, पर फिर भी उन्होंने लाशों का पंचनामा भर के उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद उन्होंने इस घटना में इकलौती बेटी शबनम से पूछताछ करने का फैसला किया, मगर शबनम का रो रो कर बुरा हाल था और जाहिर सी बात है कि जिसने एक साथ अपने घर के सभी लोगों को खो दिया हो उसकी हालत क्या होगी। दोस्तों, ये आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। इधर पुलिस के लिए परेशानी यह थी कि शबनम के अलावा कोई और व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कुछ बता सके, इसलिए शबनम से थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश की तो शबनम ने बताया कि रात को नीचे बहुत गर्मी हो रही थी, इसलिए वह सोने के लिए ऊपर छत पर चली गई। आधी रात के करीब कुछ लोग पीछे की दीवार के जरिए पहली मंजिल पर पहुंचे और सभी लोगों को मारकर वापस मेन गेट से बाहर चले गए। पुलिस ने शबनम का शुरुआती बयान दर्ज करने के बाद उनके पड़ोसियों के भी बयान लिए और फिर आगे की तफ्तीश शुरू की, मगर केस के आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आरपी गुप्ता को शबनम के बयान से एक और चीज खटकी और वह यह कि पड़ोसियों ने बताया था कि रात को जब वह वहां पहुंचे तो मेन गेट अंदर से बंद था और शबनम ने अपने बयान में यह बताया कि कातिल मेन गेट से बाहर गए थे। अब सवाल यह उठता है, अंदर से किसने गेट को बंद किया। इसके बाद पुलिस पीछे की दीवार के पास पहुंची जहां शबनम ने बताया था कि चोर उस दीवार को फांदकर अंदर आए थे। उस दीवार की ऊंचाई लगभग 14 फीट थी और उस दीवार पर बिना सीढ़ी के कोई भी नहीं चढ़ सकता था, मगर पुलिस को वहां से ना तो कोई सीढ़ी मिली और ना दीवार पर सीढ़ी लगाने के निशान मिले। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उस रात बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से वह ऊपर छत पर सोने चली गई थी, जबकि उसके घर में पंखा, इन्वर्टर सब कुछ था। पुलिस जांच के लिए उस घर की छत पर पहुंची, लेकिन उस छत पर कोई बिस्तर नहीं मिला। इसी दौरान पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मरने से पहले किसी भी इंसान ने कोई हाथापाई नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात जो रिपोर्ट में आई वह यह थी कि 10 महीने के बच्चे को छोड़कर सभी 6 लोगों को मरने से पहले किसी तरह की कोई नशीली चीज दी गई थी या कोई दवाई दी गई थी, क्योंकि उन सभी 6 लोगों के पेट में सूजन मिली थी और पेट के अंदर की स्किन भी लाल पड़ गई थी। जो 10 महीने का बच्चा बचा था उसे कोई नशीली दवाई नहीं दी गई थी और उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को जो लास्ट क्लू मिला उन्हें शक चादर देखने के बाद हुआ। यह शक उनका बिल्कुल सही निकला कि लाशों के ऊपर जितनी भी चादरें थीं वे बिल्कुल सही ढंग से पड़ी हुई थीं, जिसका यह साफ मतलब था कि किसी ने भी मरने से पहले कोई विरोध नहीं किया था, जबकि मरने वाला इंसान किसी भी कीमत पर खुद को बचाने की कोशिश करता है। उसके जिस्म पर खुद को बचाने के कोई निशान नहीं थे और उनके ऊपर पड़ी हुई चादरें भी बिखरी हुई नहीं थी, मगर इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं मिला क्योंकि वह सभी पहले से बेहोश थे। इसके अलावा एक सवाल यह भी उठा कि जब उस रात घर में सभी लोग मौजूद थे और अगर एक बार तो यह मान भी लिया जाए कि किसी बाहर वाले ने धोखे से इन्हें नशीली चीज दे दी होगी, तो शबनम इससे कैसे बच गई। इसके बाद पुलिस ने पूरे घर की दोबारा जांच की तो उन्हें बेहोशी की दवा वाला खाली पत्ता मिला। तो अब तक की तफ्तीश से यह साफ हो गया था कि शबनम ने अपने बयान में जो कुछ भी कहा वह हालात के हिसाब से मैच नहीं होता है और पुलिस को यह बात खटक रही थी कि ऐसा क्यों, और इस क्यों का जवाब सिर्फ शबनम दे सकती थी। पुलिस चाहती थी कि शबनम से अच्छे से पूछताछ की जाए, मगर पुलिस की दिक्कत यह भी थी कि पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ नहीं कर सकती थी क्योंकि इससे माहौल बिगड़ने का भी खतरा था। पुलिस ने 1-2 बार शबनम से बात की, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया
इसलिए पुलिस भी थोड़ा माहौल शांत होने का इंतजार करने लगी। इसी बीच यह हुआ कि ज़्यादा परेशानी होने की वजह से शबनम की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जब डॉक्टर ने शबनम का चेकअप किया तो एक नई चीज़ सामने आई, जिससे पता चला कि शबनम प्रेग्नेंट है। उसकी कोख में 7 हफ्ते का बच्चा पल रहा है। शबनम की प्रेगनेंसी वाली बात जब पुलिस को पता चली तो उनके मन में कई और सवाल घूमने लगे, जिनका अब सिर्फ और सिर्फ शबनम ही जवाब दे सकती थी। दूसरी तरफ इस हत्याकांड की खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंच जाती है। उस वक्त उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीय श्री मायावती जी थी, और जब इस हत्याकांड के बारे में उन्हें पता चलता है तो घटना के तीसरे दिन यानी 17 अप्रैल 2008 को मुख्यमंत्री मायावती खुद दौरा करने बावनखेड़ी गांव पहुंचती हैं। शबनम के पास जाकर उसे दिलासा देती हैं, इस केस को जल्द से जल्द सुलझाने का वादा किया। और दोस्तों, मुख्यमंत्री मायावती के बावनखेड़ी गांव पहुंचने से पहले एक और चीज हुई, और वह यह थी कि मुख्यमंत्री जी मुआवजे के तौर पर शबनम को 5 लाख रुपए देने का ऐलान करने वाली थी, क्योंकि अब शबनम ही अकेली इस परिवार में बची थी। मगर जब यह खबर इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को पता चली तो उन्होंने मुख्यमंत्री के पीए से कहा कि वह अभी शबनम को दिए जाने वाले 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान न करें, क्योंकि उन्हें शक है कि हत्याकांड में शबनम का हाथ है और वह इस केस को सुलझाने के बहुत करीब है। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता की बात सुनने के बाद शबनम को दिए जाने वाले 5 लाख रुपए का कुछ दिन के लिए टाल दिया गया, और यह फैसला किया गया जब यह केस सुलझ जाएगा उसके बाद शबनम को मुआवजे का रकम दे दी जाएगी। जैसा कि इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने कहा था कि वह केस को सुलझाने के बहुत करीब है, ठीक वैसा ही हुआ। अगले ही दिन यानी कि 18 अप्रैल सन 2008 को यूपी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जिसने इसका पूरा पासा ही पलट दिया और इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता का शक यकीन में बदल गया। हुआ यह कि पुलिस को अपने मुखबिरों के जरिए एक सूचना मिली। उसमें पुलिस को बताया गया कि वह अगर इसी गांव के रहने वाले एक शख्स सलीम को उठा लेगी तो वह केस अपने आप खुल जाएगा। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने फौरन सलीम की तलाश शुरू कर दी, मगर सलीम उन्हें उस गांव में कहीं भी नहीं मिला। इसके बाद पुलिस पूछताछ करते करते उस गांव के करीब 14 किलोमीटर दूर गजरौला पहुंची, और आखिरकार 18 अप्रैल सन 2008 की दोपहर को पुलिस ने सलीम को गजरौला से गिरफ्तार कर लिया और थाने ले आई। थाने पहुंचने के बाद जब इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने सलीम का इंट्रोगेशन शुरू किया तो पहले तो सलीम नानुकुर करता रहा, मगर इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने पुलिसिया अंदाज में जब उससे पूछताछ की तो थोड़ी देर बाद ही उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। इसके बाद अब यूपी पुलिस सीधे शबनम के पास पहुंची और उसे उठाकर पूछताछ शुरू कर दी, मगर शबनम अभी भी अपनी वही कहानी दोहरा रही थी। इसके बाद पुलिस ने शबनम का सामना सलीम से कराया, और सलीम को देखने के बाद वह समझ गई कि अब कुछ भी छुपाने से कोई फायदा नहीं है, लिहाजा उसने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया और फिर पुलिस को पूरी कहानी बयां की। वो कहानी कुछ इस तरीके से थी कि घटना के करीब 1 साल पहले शबनम की मुलाकात उसी बावनखेड़ी गांव में रहने वाले शख्स सलीम से होती है। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर इन दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। मगर जब यह शादी वाली बात अपने घर में बताई तो उसके घर वालों ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसके घर वालों का कहना यह था शबनम और सलीम के बीच जमीन आसमान का फर्क है, और जहां शबनम अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, 2 सब्जेक्ट से एमए है, वहीं सलीम सिर्फ 8वीं पास है। दूसरी तरफ शबनम का परिवार ठीक ठाक पैसे वाला है और पूरे गांव में अच्छा रुतबा रखता है, वहीं दूसरी ओर सलीम एक छोटा मोटा बढ़ई का काम करता है। इसलिए सलीम के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हुए, मगर शबनम ने घर वालों के मना करने के बावजूद भी सलीम से अपने रिश्ते को कायम रखा और अपने रिश्ते को परवान चढ़ाती रही। इसी दौरान जब एक दिन शबनम को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है, इसके बाद उसने फिर से अपने घर वालों को मनाने की खूब कोशिश की, पर वह नहीं माने। मगर शबनम ये ठान चुकी थी कि वह शादी करेगी तो सिर्फ सलीम से। अब यहाँ वह दोनों अगर चाहते तो भागकर भी शादी कर सकते थे,
और अपनी एक अलग दुनिया बसा सकते थे। मगर उसमें परेशानी यह थी कि अगर वह घर से भागते शायद उन्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती और हो सकता था कि उनके खाने के भी लाले पड़ जाते। इसी उधेड़बुन में शबनम ने एक दिन सोचा कि क्यों न अपने घर वालों को ही रास्ते से हटा दिया जाए। उसके बाद उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा और वह पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाएगी। इसी के बाद शबनम ने अपने परिवार के सभी लोगों को खत्म करने की साजिश रची और अपने प्लान में सलीम को शामिल कर लिया। अब शबनम ने परिवार को खत्म करने का फैसला तो कर लिया, मगर यहाँ दिक्कत यह थी कि वह 2 लोग मिलकर घर के 6 लोगों पर काबू नहीं पा सकते। तय ये हुआ कि उन्हें मारने से पहले किसी तरह बेहोश कर दिया जाए ताकि वह आसानी से अपना काम कर सके। 14 अप्रैल 2008 की सुबह घटना के तहत सलीम बेहोशी की दवाई लेने के लिए अपने गांव बावनखेड़ से करीब 38 किलोमीटर दूर पाकवाड़ा पहुंचता है। उसने अपने गांव से दवाई इसलिए नहीं खरीदी ताकि कोई उसके ऊपर शक न करे, और आपको पता है कि गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता है। तो सलीम पाकवाड़ा पहुंचकर वहां से एक मेडिकल स्टोर से बेहोशी की 10 गोली खरीदता है और दवा लाकर शबनम को दे देता है। इधर होता यह है कि शबनम के दोनों भाई अनीस और राशिद, जो कि छुट्टी लेकर घर आए हुए थे, वे दोनों भाई एक साथ 14 अप्रैल 2008 को अपने घर वापसी के लिए निकल जाते हैं। बड़े भाई अनीस को वापस जलंधर जाना था और छोटे भाई को मेरठ। जब यह बात शबनम को पता चलती है तो वह सोचती है कि अगर उसके दोनों भाई चले गए तो उनका प्लान फेल हो जाएगा, क्योंकि अगर उसके परिवार में कोई एक भी जिंदा बच जाता है तो प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए वह अपने भाइयों को कॉल करती है और तब तक उसके दोनों भाई गजरौला पहुंच चुके थे। इसके बाद जब शबनम अपने भाइयों को किसी काम का बहाना करके गजरौला से वापस बुला लेती है और कहती है कि वह आज के बजाय कल चले जाएं। बहन की बात सुनने के बाद दोनों भाई भी वापस आ जाते हैं और इसके बाद आती है 14 अप्रैल सन 2008 की वह रात। और यह वह रात थी जिसे कि ना तो सिर्फ बावनखेड़ी गांव बल्कि पूरे अमरोहा के लोग आज तक भुला नहीं पाए हैं। 14 अप्रैल की रात जब शबनम के घर वालों ने खाना वगैरह खा लिया तो शबनम ने सभी के लिए चाय बनाई और उस चाय में बेहोशी की गोलियां मिला दी। इसके बाद नशीली चाय अपने 10 महीने के भतीजे को छोड़कर सभी को दी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 10 महीने का बच्चा है तो चाय तो पिएगा नहीं। शबनम की सलीम के साथ लगातार फोन पर बात चल रही थी और जब चाय पीने के बाद सभी लोग बिस्तर पर बेहोश हो गए, शबनम ने सलीम से कहा कि अब तुम आ जाओ। इसके बाद सलीम आधी रात गए शबनम के घर पहुंचता है और अपने साथ एक कुल्हाड़ी भी लेकर आता है। इसके बाद शबनम ने एक एक कर अपने माँ बाप, दोनों भाई और भाभी, फुफेरी बहन का सर पकड़ा और सलीम ने कुल्हाड़ी से सभी की गर्दन काट दी। लास्ट में बचा शबनम का 10 महीने का भतीजा, जिसे की कुल्हाड़ी से तो नहीं काटा गया, मगर शबनम के कहने पर सलीम ने उसका गला दबाकर उसे भी शांत कर दिया। इसके बाद दोनों ने अपने हाथ पैर धोए और शबनम ने सलीम को वहां से बाहर भेजकर घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाहर आने के बाद सलीम ने कुल्हाड़ी को एक तालाब में फेंक दिया और फिर अपने घर वापस चला गया। इधर शबनम सलीम को छोड़ने के बाद वापस ऊपर गई और अपने कपड़े बदलने लगी, क्योंकि उसके कपड़ों पर भी खून के छींटे पड़ गए थे। तभी उसने एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी और जब उसे चेक किया तो पता चला कि 10 महीने का भतीजा अभी जिंदा है और जोर जोर से रो रहा है। दरअसल जब सलीम ने उस बच्चे का गला दबाया था तो सिर्फ बेहोश हुआ था और उन्हें लगा कि वह मर गया। जब शबनम ने देखा कि भतीजा अभी जिंदा है, उसने फौरन सलीम को फोन किया और उससे वापस आने के लिए कहा। सलीम ने वहां दोबारा आने के लिए साफ मना कर दिया और सलीम ने कहा कि जो करना है अब तुम ही करो। इसके बाद शबनम ने खुद अपने हाथों से अपने 10 महीने के मासूम बच्चे को गला दबाकर मार डाला और जब यह तसल्ली हो गई कि घर के सभी लोग मर चुके हैं, तब रात 2:15 बजे के आसपास वह अपनी बालकनी में आई और जोर जोर से चिल्लाना और रोना पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ वो मैंने आपको पीछे कहानी में सब बता दिया है। यूपी पुलिस ने शबनम और सलीम का कबूलनामा दर्ज करने के बाद अगले दिन यानी 19 अप्रैल सन 2008 को दोनों को ऑफिशियली गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों के कबूलनामे के बाद उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया, पर अभी पुलिस के लिए जो सबसे जरूरी चीज थी वह थी सबूत इकट्ठा करना, क्योंकि पुलिस के सामने दिया गया बयान
कोई भी कोर्ट में मान्य नहीं होता है। इसलिए पुलिस ने सबसे पहले सलीम की निशानदेही पर तालाब से कुल्हाड़ी बरामद की और उसके बाद सलीम का मोबाइल, उसके खून से सने हुए कपड़े भी सबूत के तौर पर अपने कब्जे में लिए। पुलिस ने शबनम के घर से उसका वो मोबाइल और उसके कपड़े भी बरामद किए जिन पर खून लगा था। इसके अलावा पुलिस ने शबनम के घर से एक दूसरा सिम कार्ड भी बरामद किया। दरअसल शबनम और सलीम जो हैं वो एक दूसरे अलग नंबर से बात करते थे। इसका पता दोनों के अलावा और किसी को नहीं था। और जब पुलिस शबनम के घर से एक दूसरा सिम मिला तो पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल निकलवाई। उस कॉल डिटेल से पता चला कि 14 अप्रैल सन 2008 को जिस रात ये घटना हुई उसके शाम 7:30 बजे से लेकर 2:09 तक, यानी कि दोनों एक दूसरे से लगातार बातें कर रहे थे। और इस बीच दोनों ने एक दूसरे को 52 बार कॉल किया, मगर इस 7:30 बजे से लेकर 2:09 के बीच में 131 मिनट का गैप था जब इन दोनों ने एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं की, जो कि रात 1:09 से लेकर 1:40 के बीच का था। और यह वह वक्त था जब शबनम सलीम के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दे रही थी। तो इन दोनों की कॉल डिटेल भी इस केस में एक बहुत बड़ा अहम सबूत थी। पुलिस सारे सबूत और बयान इकट्ठा करने के बाद शबनम और सलीम को अदालत में पेश करती हैं। वहां की जिला अदालत सारे सबूत और बयानों को सुनने के बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। जुलाई 2010 में इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानते हुए शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुनाती है। इसके अलावा जिस तरीके से पुलिस ने इस केस को सुलझाया उसके लिए उनकी तारीफ भी करती है, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। अच्छा, इससे पहले एक चीज और होती है। शबनम इस वारदात के 8 महीने बाद दिसंबर 2008 में जेल के अंदर ही एक लड़के को जन्म देती है, क्योंकि जब वह गिरफ्तार हुई थी तब वह प्रेग्नेंट थी। और जेल के कानून के हिसाब से जब तक कि बच्चा 6 साल का नहीं हो जाता तब तक अपनी माँ के साथ जेल में ही रहता है। मतलब कि शबनम के साथ साथ उसका बच्चा भी उसके साथ जेल में बंद था, जिसका कोई कसूर भी नहीं था। खैर, जब 2010 में अमरोहा की निचली अदालत ने शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुनाई तो दोनों ने इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, मगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और अप्रैल 2013 में अपना फैसला सुना दिया। उसमें शबनम और सलीम की फांसी को बरकरार रखा। इसके बाद वह दोनों देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट भी 2015 में दोनों की मौत की सजा सुनाती है। साल 2015 में शबनम ने जिस बच्चे को जन्म दिया था उसकी उम्र अब 6 साल के आसपास हो चुकी थी और जेल मैनुअल के हिसाब से जेल में पैदा हुए किसी भी बच्चे को 6 साल से ज़्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता। इसलिए इस बच्चे को गोद लेने के लिए अखबार में इश्तिहार दिया गया, जिसे देखकर उस्मान सैफी नाम का एक शख्स सामने आया और शबनम के बच्चे को गोद लेने के लिए सिफारिश की। उस्मान सैफी वह शबनम के कॉलेज में पढ़ता था, शबनम से 2 साल जूनियर था तथा शबनम ने कॉलेज के दौरान उसकी कई बार मदद भी की थी। एक बार तो शबनम ने उसके कॉलेज की फीस भरी थी, क्योंकि उस्मान के पास फीस देने के भी पैसे नहीं थे। उस्मान शबनम को अपनी बड़ी बहन की तरह मानता था और जब उसे पता चला कि शबनम के बच्चे को गोद लेने के लिए किसी को ढूंढा जा रहा है तो वह सामने आ गया। इसके बाद उस्मान सैफी की मुलाकात शबनम से कराई गई और शबनम उसे अपना बच्चा देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर कागजी कार्रवाई के बाद शबनम के बच्चे को उस्मान को सौंप दिया जाता है। इधर जब शबनम और सलीम के लिए देश के सभी अदालतों के दरवाजे बंद हो गए थे, तब शबनम ने भारत के राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन यानी कि दया याचिका लगाई, उसकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने की गुजारिश करने के लिए। उस वक्त भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। उन्होंने भी मामले को देखते हुए और मामले की संगीनता को देखते हुए 2016 में शबनम की दया याचिका को खारिज कर दिया। अब पिछले साल यानी कि 2021 में जब जेल की तरफ से शबनम का डेथ वारंट जारी करने को कहा गया, तब यह केस फिर से चर्चा में आया, मगर इसके तुरंत बाद शबनम ने दूसरी दया याचिका लगा दी, जिसकी वजह से उसका डेथ वारंट जारी नहीं हो सका। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शबनम प्यार में अंधी होकर अपने ही परिवार को कितनी बेरहमी से कत्ल कर देती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी न तो शबनम को प्यार मिला और न ही प्रॉपर्टी।
आज 2024 में इस घटना को हुए करीब 16 साल बीत चुके हैं, मगर आज भी बावनखेड़ी गांव के लोग जब उस रात को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। इस घटना के बाद बावनखेड़ी और आसपास के इलाके में शबनम के नाम से लोग इतना खौफ खाते हैं कि उन्होंने फिर कभी किसी भी लड़की का नाम शबनम नहीं रखा। जिसका शबनम था उसने भी अपना बदलकर कुछ और कर लिया। अभी फिलहाल शबनम बरेली की जेल में है और सलीम प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है और दोनों ही अपनी फांसी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी दोनों के पास अपनी फांसी को टालने के कुछ और कानूनी रास्ते बचे हैं, पर अगर हाल फिलहाल में शबनम को फांसी हुई तो यह आज़ाद भारत की पहली महिला होगी जिसे फांसी हुई है, क्योंकि 1947 में देश आज़ाद होने के बाद आज तक किसी भी महिला को फांसी की सज़ा नहीं दी गई। तो देखिए दोस्तों, यह मामला और कितना खिंचता है। तो दोस्तों, ये थी शबनम की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को मेरी जानकारी पसंद आई होगी। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, नोटिफिकेशन बेल दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि आने वाली कहानियाँ आपको शीघ्र से शीघ्र मिल सके। जय हिंद, जय भारत।